लास्ट क्लास में हमारा थोड़ा सा वेस्टर्न इथिक्स का थोड़ा सा पार्ट बाकी था, जो कि एथिकल इगोइज कॉग्निटिविज्म, एथिकल नॉन कॉग्निटिविज्म, इमोटिविज्म, प्रेस्क्रिप्टिविज्म एंड डिस्क्रिप्टिविज्म, है ना। तो ये थोड़ा सा पार्ट बाकी था, तो बाकी सारे तो हो गया था, मतलब पनिशमेंट तक हो गया था हमारा। तो थोड़ा सा पार्ट बाकी था, वही हम आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले है कि एथिकल कॉग्निटिविज्म। एथिकल कॉग्निटिविज्म क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब देखो डेफिनेशन, एथिकल कॉग्निटिविज्म इज द मेटा एथिकल व्यू, एक मेटा एथिकल व्यू है डेट मॉरल मॉरल जजमेंट्स आर कॉग्निटिव होता है, मतलब मॉरल जजमेंट्स को कॉग्निटिव माना जाता है। दे एक्सप्रेसेस द प्रोपोजिशंस डेट कैन बी ट्रू और फॉल्स, मतलब हम क्या कर सकते हैं, ट्रूथ टेस्ट कर सकते हैं, ट्रूथ है या फॉल्स है। तो एथिकल जो स्टेटमेंट्स है ये मतलब मेटा एथिकल थ्योरी है, मतलब मेटा एथिकल व्यू पॉइंट है। तो मेटा एथिकल मतलब जो कि किसके बारे में डिस्कस करता है, मेटा एथिकल व्यू, जो कि एथिकल स्टेटमेंट या तो एथिकल जो जजमेंट है तो उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, मतलब जो स्टेटमेंट्स वगैरह है, वर्ड्स वगैरह है, एथिकल वर्ड्स जो है उन लोगों का उनका मतलब क्या होता है, एक स्टडी होता है मेटा एथिकल व्यू में, है ना। तो ये मतलब एथिकल कॉग्निटिविज्म एक मेटा एथिकल व्यू है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि मेजर ethical cognitivism is the meta ethical view that moral judgments are cognitive। moral judgment जो है वो cognitive होता है, किस टाइप का, they expresses the proposition, जो ये क्या करता है, propositions को express करता है, that can be true और false, मतलब ये true हो सकता है या तो false भी हो सकता है। ओके, इसका और एक स्टेटमेंट है, ethical statements are truth tested। truth testable ethical statements are can be truth tested। तो जो एथिकल स्टेटमेंट्स है, जो एथिकल वर्ड्स है, तो उनको हम ट्रूथ टेस्ट कर सकते हैं कि रियलिटी में ट्रू है या फॉल्स है। हाँ बताओ, आवाज़ नहीं आ रहा है, साउंड ठीक से नहीं आ रहा है क्या? अभी आ रहा है मेरा साउंड? होने की এতিয়া ঠিক হৈছেনে চোৱাচোন, শ্ৰাৱস্তি? মানে ফেন চলি আছে, সেইটো কাৰণে কিবা দিগদাৰ হৈছে নেকি? সাউণ্ডটো বহুত কমকৈ আহি আছে নেকি? আপোনাৰ মাইকটো অন কৰাচোন। এতিয়া ঠিকে আছে ন? ঠিক আছে। तो मॉरल जजमेंट्स जो है, हाँ वो क्या है, मतलब ट्रूथ टेस्ट कर सकते हैं। एथिकल स्टेटमेंट्स आर कैन बी ट्रूथ टेस्टेड। ओके, सो व्हेन समवन सेज द स्टीलिंग इज रॉन्ग, मतलब स्टीलिंग जो है वो रॉन्ग एक्शन है, इट इज़ अ स्टेटमेंट अबाउट रियलिटी दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स। ओके, एज लाइक द अर्थ इज राउंड, द अर्थ जो है वो राउंड है, मतलब इसका हम ट्रूथ टेस्ट कर सकते हैं ना, कि अर्थ राउंड है या स्क्वायर है, तो इसको हम ट्रूथ टेस्ट कर सकते हैं, इसका ट्रूथ टेस्टिंग हो सकता है। ठीक वैसे ही मतलब जो स्टीलिंग इज रॉन्ग, ट्रूथ टेलिंग इज ऑनेस्ट, तो इस टाइप का जो स्टेटमेंट है, एथिकल स्टेटमेंट्स वगैरह है, तो इनको हम ट्रूथ टेस्ट कर सकते हैं, मतलब ट्रूथनेस एंड फॉल्सनेस हम टेस्ट कर सकते हैं रियलिटी में। ओके, तो इसको बोला जाता है एथिकल कॉग्निटिविज्म। तो यहाँ पर देखो और क्या है, एथिकल कॉग्निटिविज्म डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया यहाँ तक। तो मेन फीचर्स जो है क्या है, तो मेन फीचर्स, द मॉरल स्टेटमेंट्स आर फैक्चुअल क्लेम,
ये क्या है, फैक्चुअल, मतलब हमको रियलिटी में मिलेगा। ओके, तो मॉरल स्टेटमेंट्स आर फैक्चुअल क्लेम्स, नॉट जस्ट फीलिंग्स और कमेंट्स। ये जस्ट कोई फीलिंग्स या तो कमेंट्स ऐसा नहीं है। देयर आर मॉरल ट्रूथ्स, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, डिपेंडिंग ऑन द वर्जन। ओके, तो मॉरलिटी इज समथिंग वी कैन नो थ्रू रीजन, रीजन के थ्रू जान सकते हैं। ओके, परसेप्शन के थ्रू जान सकते हैं एंड इंट्यूशन के थ्रू जान सकते हैं। ओके, मॉरलिटी इज समथिंग दैट वी कैन नो, मॉरलिटी को हम जान सकते हैं परसेप्शन के थ्रू, रीजन के थ्रू एंड इंट्यूशन के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर दो फॉर्म है, फॉर्म्स ऑफ एथिकल कोग्निटिविज्म, नहीं थ्री फॉर्म्स है। तो क्या है, फर्स्ट में है मॉरल रियलिज्म, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया जो लास्ट क्लास में है ना, कि मॉरल रियलिज्म क्या होता है। मॉरलिटी इज ग्राउंडेड इन द नेचुरल फैक्ट्स, मतलब कुछ मॉरल फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, उसके ऊपर बेस करके हम क्या करते हैं, मॉरलिटी को डिसाइड करते हैं, राइट है या रॉन्ग। ओके, फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटेरियनिज्म, गुड इक्वल टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज ए नेचुरल फैक्ट, है ना, हैप्पीनेस जो है वो नेचुरल फैक्ट है। तो ये मतलब मॉरल नेचुरलिज्म में आता है। मॉरल रियलिज्म क्या आता है ना, रियलिज्म के ऊपर आता है, या तो नेचुरलिज्म भी बोला जाता है कि रियल मॉरल फैक्ट एग्जिस्ट। मॉरल रियलिज्म का मतलब मेन स्टेटमेंट क्या है, रियल मॉरल फैक्ट्स एग्जिस्ट। ओके, एग्जिस्ट करता है, रियल मॉरल फैक्ट्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, ओके, गुड इक्वल टू हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस इज द नेचुरल फैक्ट। ओके, ठीक वैसे ही मॉरल रियलिज्म में नॉन नेचुरलिज्म, तो एक है नेचुरलिज्म, मॉरल रियलिज्म का एक पार्ट है नेचुरलिज्म और दूसरा है नॉन नेचुरलिज्म। तो नॉन नेचुरलिज्म कैसा है कि मॉरलिटी इज बेस्ड ऑन नॉन नेचुरल फैक्ट्स। ओके, तो नॉन नेचुरल फैक्ट्स नोन बाय इंट्यूशन, तो इसको हम इंट्यूशन से जान सकते हैं, कोई मतलब रियल फैक्ट के हिसाब से हम नहीं जान सकते, इंट्यूशन रीजन से हम जान सकते हैं। ओके, रीजन से जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी.ई. मोर का जो कंसेप्ट है, गुड इज इनडिफाइनेबल, है ना, तो गुड इज ए सिंपल नॉन नेचुरल प्रॉपर्टी वी इंट्यूटिवली रिकॉग्नाइज, मतलब गुड जो है वो मतलब हम क्या कर सकते हैं, मतलब गुड का जो कंसेप्ट है वो एक सिंपल कंसेप्ट है, नॉन नेचुरल कंसेप्ट है, नॉन नेचुरल प्रॉपर्टी। ओके, वी इंट्यूटिवली रिकॉग्नाइज इट। ओके, तो मोर का जो कंसेप्ट है वो नॉन नेचुरलिज्म के अंदर आएगा, और जो ये मतलब यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट है ये किसके अंदर आ जाएगा, नेचुरलिज्म में आएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा डिवाइन कमांड थ्योरी। ओके, डिवाइन कमांड थ्योरी, स्क्रीन चला गया क्या? एक सेकंड वेट करो। कुछ मतलब नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया था। नेटवर्क का इशू हो रहा है इस वक्त। कहाँ पे थे? डिवाइन कॉमन थ्योरी, जो डिवाइन कॉमन थ्योरी है तो उसके हिसाब से देखो, डिवाइन कॉमन थ्योरी तो थेइस्टिक कोग्निटिविज्म भी बोला जाता है। तो मॉरल फैक्ट्स एग्जिस्ट बिकॉज दे आर कमांडेड बाय गॉड, है ना, तो गॉड के द्वारा कमांडेड है डिवाइन कॉमन थ्योरी। तो मर्डर इज रॉन्ग इज ट्रू बिकॉज इट गॉड प्रोवाइड्स इट। ओके, तो डिवाइन कॉमन थ्योरी ऑलरेडी हम लोगों ने सुपर नेचुरलिस्ट थ्योरी जो है लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो सेम वही है डिवाइन कॉमन थ्योरी, मतलब मर्डर को रॉन्ग डिसाइड किया जाएगा क्योंकि वो गॉड ने बोला कि हाँ मर्डर इज रॉन्ग। ओके, तो इस टाइप का थ्योरी है। नेक्स्ट हमारा इसके समरी में हम देखते हैं एथिकल कोग्निटिविज्म, जो कि मॉरल जजमेंट एक्सप्रेस द ट्रूथ क्लेम्स, है ना। उसके बाद दे कैन बी ट्रू और फॉल्स, मतलब ट्रूथ टेस्ट कर सकते हैं इसका हम रियलिटी में जैसे रियल चीज़ों का जो ट्रूथ टेस्ट कर सकते हैं, ठीक वैसे ही एथिकल स्टेटमेंट वगैरह को हम ट्रूथ टेस्ट कर सकते हैं, अनलाइक द एक्सप्रेशंस ऑफ द इमोशन और कॉमन्स। ओके, इंक्लूड्स द नेचुरलिज्म, इंट्यूशनलिज्म, डिवाइन कॉमन थ्योरी। नेक्स्ट क्या है, सपोर्ट्स द आइडिया डेट morality has an objective knowable basis। ओके, इस टाइप का होता है। तो हमारा ये फिर से चला गया।
एथिकल कॉग्निटिविज्म हो गया। उसके बाद एथिकल नॉन कॉग्निटिविज्म क्या होता है? एथिकल नॉन कॉग्निटिविज्म मीन्स डिफिनेशन हम देखते हैं। तो एथिकल नॉन कॉग्निटिविज्म इज द मेटा एथिकल व्यू, ये भी एक मेटा एथिकल व्यू है, डेट मॉरल जजमेंट्स आर नॉट ट्रूथ क्लेम, मतलब कैन नॉट बी ट्रूथ टेस्टेड, हम ट्रूथ टेस्ट नहीं कर सकते इसका। ओके, मॉरल जजमेंट्स आर नॉट ट्रूथ क्लेम्स, दे डो नॉट डिस्क्राइब फैक्ट्स एंड देयरफॉर कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स, मतलब ये किसी फैक्ट्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो इसलिए हम इसका ट्रूथ टेस्ट भी हम नहीं कर सकते। ओके, इंस्टेड मॉरल स्टेटमेंट्स एक्सप्रेसेस एटीट्यूड्स, मॉरल स्टेटमेंट जो है वो एटीट्यूड एक्सप्रेस करता है, इमोशन एक्सप्रेस करता है, प्रेस्क्रिप्शंस करते हैं। ओके, तो मॉरल स्टेटमेंट जो है वो इमोशन को एक्सप्रेस करता है, एटीट्यूड को एक्सप्रेस करता है और प्रेस्क्रिप्शंस करता है। फॉर एग्जांपल, सेइंग स्टीलिंग इज रॉन्ग डज नॉट स्टेट ऑफ फैक्ट्स, मतलब स्टीलिंग इज रॉन्ग, तो स्टीलिंग जो है वो रॉन्ग डिसाइड किया जाता है, तो इसका कोई मतलब वैसा रियल फैक्ट नहीं होता है नॉन कॉग्निटिविज्म के हिसाब से। इट मीन्स समथिंग्स लाइक द बू टू स्टीलिंग। ओके, इट मीन्स इमोशनल रिएक्शन है। उसके बाद डो नॉट स्टील, ये एक मतलब कमांड है ना, एक टाइप का कमांड, या तो इमोशन या तो एटीट्यूड हो सकता है, प्रेस्क्रिप्शंस हो सकते हैं। ओके, तो मेन फीचर्स इसका क्या है? मॉरल लैंग्वेज इज एक्शन गाइडिंग। ओके, ये जो मॉरल नॉन कॉग्निटिविज्म है, ये स्टेटमेंट एग्जाम में बार बार पूछता है, एक्शन गाइडिंग। प्रेस्क्रिप्टिविज्म का कंसेप्ट, ये किसका कंसेप्ट है? प्रेस्क्रिप्टिविज्म। एक्शन गाइडिंग, दैट मीन्स प्रेस्क्रिप्टिविज्म का कंसेप्ट है। तो मॉरल लैंग्वेज इज एक्शन गाइडिंग, नॉट अ फैक्ट स्टेटिंग, या फिर कोई फैक्ट स्टेटिंग नहीं है। ओके, डिनाइज दैट देयर आर ऑब्जेक्टिव मॉरल ट्रूथ्स, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव मॉरल ट्रूथ्स नहीं होता है। फोकस ऑन फंक्शन ऑफ द मॉरल लैंग्वेजेस। ओके, तो यहाँ पर कुछ फॉर्म्स है, क्या क्या फॉर्म है? पहले आएगा हमारा इमोटिविज्म, जो कि AJIR एंड CL स्टीवेंसन ने सपोर्ट किया था। हमारा एग्जाम में CL स्टीवेंसन का कंसेप्ट आता है, AJIR का कंसेप्ट आता है ना, तो मतलब इमोटिविज्म दो पर्सन ने सपोर्ट किया था मोस्टली, तो AJIR एंड CL स्टीवेंसन। तो मॉरल स्टेटमेंट्स इक्वल टू एक्सप्रेशंस ऑफ आवर इमोशन, तो मॉरल स्टेटमेंट जो है वो हमारा इमोशन का एक्सप्रेशन है जस्ट। ओके, स्टीलिंग इज रॉन्ग, आई disapprove of stealing। ओके, एक सेकंड रुको। Based on logical positivism, statements are only meaningful if एम्पेरिकली वेरीफाइबल, है ना। बेस्ड ऑन द लॉजिकल पॉजिटिविज्म के हिसाब से क्या है, स्टेटमेंट को क्या मीनिंगफुल माना जाता है? कब? जब वो एम्पेरिकली वेरीफाइबल होगा, है ना। तो उसी टाइप का मतलब यहाँ पर AJIR का जो कंसेप्ट है, यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो मॉरल स्टेटमेंट्स है वो जस्ट हमारा इमोशन का एक्सप्रेशन है। ओके, तो फॉर्म्स ऑफ नॉन कॉग्निटिविज्म, इमोटिविज्म, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद है प्रेस्क्रिप्टिविज्म, नंबर 2 पे RM हेरी का जो कंसेप्ट है प्रेस्क्रिप्टिविज्म। तो प्रेस्क्रिप्टिविज्म मतलब क्या है? मॉरल स्टेटमेंट्स आर यूनिवर्सल प्रेस्क्रिप्शंस और कमांड्स, मतलब कुछ कमांड्स, यूनिवर्सल कमांड्स दिया जाता है मॉरल प्रेस्क्रिप्टिविज्म के हिसाब से, जो कि कुछ कमांड्स या तो प्रेस्क्रिप्शंस होता है। स्टीलिंग इज रॉन्ग, ये जस्ट एक क्या है? कमांड है कि स्टीलिंग नहीं करना है, डो नॉट स्टील, है ना, एंड नो वन शुड स्टील। तो एम्फेसाइज द यूनिवर्सलाइजेबिलिटी ऑफ द मॉरल लैंग्वेज। तो मॉरल लैंग्वेज जो स्टेटमेंट है, मॉरल स्टेटमेंट जो है कि स्टीलिंग इज रॉन्ग, तो इसको मतलब यूनिवर्सलाइज किया जाता है। कैसे? मतलब प्रेस्क्राइब किया जाता है, मतलब प्रेस्क्राइब करके इसको यूनिवर्सलाइज किया जाता है। ओके, तो समरी में हम देखते हैं कि नॉन कॉग्निटिविज्म थियोरी के अंदर जो मॉरल क्या होता है थियोरी, तो मॉरल जजमेंट्स आर नॉन ट्रूथ क्लेम। ओके, नॉट ए ट्रूथ क्लेम, मतलब ट्रूथ टेस्ट हम नहीं कर सकते। दे एक्सप्रेस फीलिंग, एटीट्यूड एंड प्रेस्क्रिप्शंस की
वर्सेस यहाँ पे इमोटिविज्म, प्रेस्क्रिप्टिज्म एंड क्वासी रियलिज्म। तो क्वासी रियलिज्म हमारा सिलेबस में नहीं है तो उसको नहीं चाहिए। तो इमोटिविज्म, प्रेस्क्रिप्टिज्म, ओके, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये सारी चीज़ें हमको नहीं चाहिए। तो एथिकल इमोटिविज्म क्या होता है उसको हम अभी देखते हैं कि इमोटिविज्म, तो इमोटिविज्म इज अ फॉर्म ऑफ एथिकल नॉन कॉग्निटिविज्म व्हिच क्लेम्स दैट द moral statements do not describe the facts। तो moral statement जो है वो कोई facts को मतलब describe नहीं करता है and are neither true or false। तो ये moral statement जो है वो never कभी true और false हम टेस्ट भी नहीं कर सकते। Instead they simply expressions of our emotions और एटीट्यूड्स। ओके, हमारा इमोशन या तो एटीट्यूड को मतलब जस्ट एक्सप्रेशन है बोलो। ओके, तो अप्रूवल्स एंड डिसअप्रूवल्स, तो हमारा इमोशंस एंड एटीट्यूड का मतलब है अप्रूवल और डिसअप्रूवल है। ओके, ये हमारा इमोशन के ऊपर डिपेंड करता है। मॉरल स्टेटमेंट जो है कि इसको हम राइट बोलेंगे, इसको रॉन्ग बोलेंगे, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारा इमोशन के ऊपर डिपेंड करता है। स्टीलिंग इज रॉन्ग, फॉर एग्जाम्पल स्टीलिंग इज रॉन्ग। ओके, वो टू स्टीलिंग मीन्स एक्सप्रेशंस ऑफ डिसअप्रूवल, है ना। तो यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग द पुअर इज गुड। तो यहाँ पर क्या है कि बुर्रा फॉर हेल्पिंग द पुअर, तो एक्सप्रेशंस ऑफ अप्रूवल, है ना। यहाँ पर हम पुअर पीपल को हेल्प करना मतलब हमारा एक इमोशनल एक्सप्रेशन है कि ये मतलब अप्रूवल है, मतलब इसको हम एथिकल बोलेंगे। तो एथिकल बोलने का जो रीज़न है वो क्या है, हमारा इमोशन बोल रहा है कि हाँ ये मतलब एथिकल है। तो उस टाइप का हमारा जो रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग जो मतलब हम डिसाइड करते हैं ना, किसके ऊपर बेस करके, हमारा इमोशन के ऊपर बेस करके, हमारा एटीट्यूड के ऊपर बेस करके हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर बैकग्राउंड स्टडी में क्या है कि डेवलप इन 20th सेंचुरी। ओके, लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो मूवमेंट है उसके टाइम पे। तो की फिगर्स यहाँ पे AJ Ayer है, CL स्टीवेंसन है, जो दोनों ने सपोर्ट किया है। ओके, नेक्स्ट कोर फीचर्स क्या है, मॉरल लैंग्वेजेस expresses emotion, preferences and attitudes। okay, attitudes and the moral debates यहाँ पे clashes of feelings not the objective truths, यहाँ पे कोई objective truth नहीं होता है। okay, तो AJ Ayer and Stevenson, AJ Ayer के हिसाब से क्या है, बुर्रा थ्योरी। तो यहाँ पे मॉरल जजमेंट्स है, तो mere moral इमोशनल रिएक्शन। तो मॉरल जजमेंट्स जो है वो इमोशनल रिएक्शन होता है, जस्ट इमोशनल रिएक्शन। स्टीलिंग इज रॉन्ग, दैट मीन्स बू टू स्टीलिंग। ओके, मतलब ये एक टाइप का क्या है, इमोशनल रिएक्शन है। उसके बाद CL स्टीवेंसन इमोटिविज्म विद द परसुएशन बोला जाता है। द मॉरल जजमेंट एक्सप्रेसेस द इमोशंस एंड द अटेम्प्ट टू परसुएट अदर्स, दूसरे को परसुएट करना। मॉरल स्टेटमेंट जो है वो दूसरे को परसुएट करना प्लस हमारा इमोशन का काम करता है। ओके, अडॉप्ट द सेम एटीट्यूड, द स्टीलिंग इज रॉन्ग, आई डिसअप्रूव ऑफ द स्टीलिंग एंड यू शुड टू। ओके, मतलब दूसरे को भी परसुएट करना। तो ये होता है CL स्टीवेंसन का थ्योरी। नेक्स्ट प्रेस्क्रिप्टिविज्म। नेक्स्ट एथिकल प्रेस्क्रिप्टिविज्म। तो डेफिनेशन क्या है इसका देखो, एथिकल प्रेस्क्रिप्टिविज्म डेवलप्ड बाय RM Harry इज द मेटाएथिकल थ्योरी। तो मेटाएथिकल व्यू पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि मॉरल जजमेंट्स आर नॉट फैक्चुअल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है, मॉरल जजमेंट्स वगैरह जो है नॉट ट्रू और फॉल्स। इसका हम ट्रू और फॉल्स हम मतलब टेस्ट नहीं कर सकते। इंस्टेड दे आर प्रेस्क्रिप्शंस और कमांड्स, ओके, टेलिंग पीपुल व्हाट टू डू, दूसरे को बोलना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, दे आर यूनिवर्सलाइजेबल, मतलब इसको हम यूनिवर्सलाइज कर सकते हैं। ओके, इफ यू प्रेस्क्राइब एन एक्शंस फॉर योरसेल्फ यू मस्ट एक्सेप्ट द सेम प्रेस्क्रिप्शंस फॉर एवरीवन इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। मतलब ये प्रिस्क्रिप्शन किस टाइप का होगा कि अगर
तुमने प्रेस्क्राइब किया कि हाँ ये एक्शन तुमको करना चाहिए कि ये मतलब एथिकल है, तो वो जो एक्शन है वो सबके लिए मतलब एथिकल होगा इन सेम सर्कमटेंसेस, सिमिलर सर्कमटेंसेस में, सिमिलर सिचुएशन तो सिमिलर कंडीशन में उसको मतलब सबके लिए यूनिवर्सलाइज किया जाएगा, मतलब सबके लिए वो राइट होगा या तो गुड डूइंग होगा, रॉन्ग डूइंग नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्टीलिंग इज रॉन्ग, स्टीलिंग को रॉन्ग डिसाइड किया जाता है, डो नॉट स्टील एंड नो वन शुड स्टील इन द सेम सिचुएशन। तो इस टाइप का मतलब एथिकल प्रेस्क्रिप्टिविज्म होता है। मतलब एथिकल प्रेस्क्रिप्टिविज्म मतलब दूसरे को प्रेस्क्राइब करना, या तो गाइड करना या तो क्या करना, कमांड देना कि चोरी नहीं करना चाहिए, है ना। इस टाइप का मतलब प्रेस्क्रिप्टिविज्म होता है। तो बैकग्राउंड यहाँ पे R.M. हेरी ने डिस्कस किया था द लैंग्वेज ऑफ मॉरल्स, इसका बुक का नाम है लैंग्वेज ऑफ मॉरल्स 1952 का, बिल्ट ऑन इमोटिविज्म बट द करेक्टेड इट्स वीकनेस। तो यहाँ पर देखो कि अनलाइक द आयर्स हु हुर्रा इमोटिविज्म, हियर्स हेरी आर्ग्यूड दैट moral language has a rational logical structure. Okay, इस टाइप का theory था कि फीचर्स प्रेस्क्रिप्टिविज्म का एक्टिंग गाइडिंग, एक्शन गाइडिंग, सॉरी एक्शन गाइडिंग होता है। मतलब प्रेस्क्रिप्टिविज्म का कुछ फीचर्स है, किसका फीचर, प्रेस्क्रिप्टिविज्म। प्रेस्क्रिप्टिविज्म का मतलब कुछ फीचर्स है, एक्शन गाइडिंग होता है। ये जो मॉरल स्टेटमेंट्स है वो के प्रेस्क्राइब किया जाता है, मतलब मॉरल स्टेटमेंट्स प्रेस्क्राइब द एक्शन नॉट जस्ट द एक्सप्रेस इमोशंस। ओके, ये क्या है, एक्शंस को प्रेस्क्राइब किया जाता है कि तुमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक्शन गाइडिंग होता है मतलब। ओके, यूनिवर्सलाइजेबिलिटी, मतलब हम यूनिवर्सलाइज कर सकते हैं, मतलब मेरे लिए जो तुम्हारे लिए जो है वो सबके लिए है मतलब। ओके, और यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, इफ़ यू से आई शुड नॉट लाई, यू ऑल्सो प्रेस्क्राइब नो वन शुड लाई इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। तो समझ में आया शायद कि यूनिवर्सलाइज क्या होता है। तो नॉन डिस्क्रिप्टिव, मतलब यह कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है, मतलब हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ट्रूथ टेस्ट हम नहीं कर सकते। ओके, मोरल लैंग्वेज डज नॉट द डिजायरेबल फैक्ट्स, ये फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते, बट फंक्शंस लाइक एन इम्परेटिव कमांड्स। ओके, एक कमांड होता है, मतलब इम्परेटिव कमांड होता है। तो कंबाइंस ऑफ इमोशन प्लस रीजन, मतलब यहाँ पर इमोशंस प्लस रीजन दोनों काम करते हैं। इमोशन से द इंस्पायर इमोशंस में इंस्पायर बट मोरल जजमेंट्स मस्ट बी लॉजिकली कंसिस्टेंट। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 फंक्शंस है, एक्शन गाइडिंग होता है, यूनिवर्सलाइजेबिलिटी होता है, नॉन डिस्क्रिप्टिव होता है, एंड कॉम्बाइंस ऑफ इमोशन एंड रीजन। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशन एंड रीजन। तो समरी में हम देखते हैं कि मोरल जजमेंट जो है यूनिवर्सल प्रेस्क्रिप्शन होता है। ओके, like commands x is wrong, so do not do x and no one else should either in the same situation। तो ये मतलब मेन डेफिनेशन होता है। स्ट्रेंथनेस एंड वीकनेस हमको नहीं चाहिए। एथिकल डिस्क्रिप्टिविज्म, तो एथिकल डिस्क्रिप्टिविज्म क्या होता है, तो एथिकल डिस्क्रिप्टिविज्म इज द मेटाएथिकल थ्योरी, ये भी एक मेटाएथिकल थ्योरी है। यहाँ पर मोरल जजमेंट्स डिस्क्राइब फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड। ओके, मोरल जजमेंट जो है डिस्क्राइब फैक्ट्स about the world. The ethical statements are cognitive, ethical statements वगैरह cognitive होता है, they can be true or false, इसको हम ट्रू टेस्ट कर सकते हैं। moral terms like good, bad, right, wrong refers to real properties, तो ये good, bad, right, wrong ये सारे मतलब real property माना जाता है। ओके, ये नेचुरल होता है। मोरल एथिकल नेचुरलिज्म भी बोला जाता है। डिस्क्रिप्टिविज्म जो होता है नेचुरल और नॉन नेचुरल। ओके, कुछ नेचुरल है कुछ नॉन नेचुरल है। अभी अभी हम लोगों ने देख के आया नेचुरलिज्म एंड नॉन नेचुरलिज्म के बारे में डिस्कस करके आया है ना। एग्जाम्पल, स्टीलिंग इज रॉन्ग एट ट्रू और द फॉल्स फैक्चुअल क्लेम अबाउट द एक्ट ऑफ स्टीलिंग, है ना। यहाँ पर मतलब हम ट्रू टेस्ट कर सकते हैं। तो नेचुरलिस्टिक डिस्क्रिप्टिविज्म एंड नॉन नेचुरलिस्टिक डिस्क्रिप्टिविज्म, 2 टाइप का डिस्क्रिप्टिविज्म का हम लोगों ने देखा है अभी। नेचुरलिस्टिक डिस्क्रिप्टिविज्म की सब क्या है, जो गुडनेस, तो नेचुरल प्रॉपर्टीज होता है गुडनेस। ओके, नेचुरल प्रॉपर्टीज प्लीज आर, गुडनेस के अंदर क्या क्या है, प्लीज आर, हैप्पीनेस, ओके, सर्वाइवल, ये सारे मतलब नेचुरल प्रॉपर्टी है। प्लीज आर, हैप्पीनेस, सर्वाइवल, लेकिन गुडनेस मतलब क्या है,
ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटेरियनिज्म, अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि गुड इक्वल टू प्लीजर एंड हैप्पीनेस, है ना। ठीक, वैसे नॉन नेचुरलिस्टिक डिस्क्रिप्शन कौन सा है कि गुडनेस इज स्पेशल नॉन नेचुरल प्रॉपर्टी नोन बाय इंट्यूशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल जी.ई. मोर, इंट्यूशनलिज्म, जी.ई. मोर का जो कंसेप्ट है प्रिंसिपियम एथेटिका में डिस्कस किया गया है, इंडिपेंडेबिलिटी ऑफ गुड, है ना। वो मतलब गुड का कंसेप्ट जो है उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, हमारा ह्यूमन लैंग्वेज, है ना, इस टाइप का है, नॉन डिस्क्रिप्टिव। तो यहाँ पर कोई मतलब नेचुरल फैक्ट्स नहीं होता है। तो समझ में आया एथिकल डिस्क्रिप्टिज्म। तो ये था हमारा ये पार्ट, एथिकल डिस्क्रिप्टिज्म मॉरल फैक्ट्स होता है आपको, मॉरल स्टेटमेंट्स कैन बी ट्रू और फॉल्स। एथिकल डिस्क्रिप्टिज्म के हिसाब से हम ट्रू और फॉल्स को हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं किसके ऊपर, जो मॉरल कुछ फैक्ट्स होता है उसके ऊपर बेस करके। कुछ डाउट है इसके अंदर? डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम दूसरा टॉपिक में जाएंगे। श्रावस्ती, अफरोजा, संकीम, क्लियर हुआ ना? या कुछ डाउट है बताओ, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। अफरोजा बुझे पैसा, श्रावस्ती, संकीम कुछ डाउट है? आया तो ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एथिक्स में। इंडियन एथिक्स एंड वेस्टर्न एथिक्स दो होता है ना। तो इंडियन एथिक्स और वेस्टर्न एथिक्स, तो इंडियन एथिक्स से इतना क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट वेस्टर्न एथिक्स से ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को मतलब देखना, ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो कंसेप्ट अगर तुम्हारा कंसेप्ट आ गया ना तो तुम्हारा क्वेश्चन भी बन जाएगा। कंसेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल्स आएगा और उसके ऊपर बेस करके तुमको क्वेश्चन पूछेगा। तो इंडियन एथिक्स वेस्टर्न एथिक्स का पार्ट हो गया। इंडियन एथिक्स हुआ था क्या तुम लोग का? श्रावस्ती, इंडियन एथिक्स अच्छा, इंडियन एथिक्स वन है ना, वेस्टर्न एथिक्स टू प्लेस है, कंटेम्पररी इंडियन एथिक्स टू प्लेस है। लॉजिक टू है इंडियन एथिक्स नहीं हुआ, वेस्टर्न एथिक्स है इंडियन एथिक्स टू प्लेस है। एक सेकंड होगा, मैं पीडीएफ ऐड करूँ। वेस्टर्न एथिक्स, वेस्टर्न एथिक्स, सत्य साधन
पुरुषार्थ श्रेयस एंड प्रेयस कंसेप्ट ऑफ पुरुषार्थ. तो इंडियन इथिक्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. तो इंडियन इथिक्स के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट में है हमारा पुरुषार्थस. पुरुषार्थस दैट मीन्स 4 पुरुषार्थस होता है ना, गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ है ना. द कंसेप्ट ऑफ पुरुषार्थ इज द फाउंडेशनल आइडिया इन इंडियन फिलोसफी एंड एथिक्स, particularly in Hindu thoughts है ना. It refers to the 4 goals of human life. तो 4 goals को पुरुषार्थ बोला जाता है ना. तो पार्स क्या है मतलब पुरुष दैट मीन्स पर्सन और अर्थ दैट मीन्स एम और पर्पस है ना. तो पुरुष प्लस अर्थ दैट मीन्स पुरुष अर्थ. ओके, तो दिस गोल्स प्रोवाइड्स द कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर लिविंग बैलेंस्ड एंड द मीनिंगफुल लाइफ. ओके, इंटीग्रेटिंग. तो हमारा यहाँ पर क्या है, ह्यूमन लाइफ का 4 स्टेज होता है. ओके, ह्यूमन लाइफ का क्या होता है, 4 स्टेज होता है. सॉरी 4 स्टेज नहीं, गोल होता है, 4 गोल होता है. 4 गोल. पहले क्या है, धर्म. ओके, जो कि धर्म माना जाता है. धर्म इज द फर्स्ट गोल ऑफ आवर लाइफ, धर्म. नेक्स्ट क्या है, अर्थ. ओके, तो सेकेंड में अर्थ. नेक्स्ट क्या है, कर्म. इज नॉट कर्म, काम. धर्म अर्थ काम जो कि डिजायर माना जाता है, और मोक्ष है ना. ये 4 है हमारा पुरुषार्थ. तो धर्म पहले धर्म आता है. धर्म डेट मीन्स राइटनेस, मॉरल ड्यूटी है ना. रेफर्स टू द एथिकल कंडक्ट, ड्यूटी एंड द राइट वे ऑफ लिविंग. धर्म डेट मीन्स राइट वे ऑफ लिविंग. हम कैसे मतलब जिएंगे, अच्छे से जिएंगे. ड्यूटीज वगैरह को हम कैसे मतलब पालन करेंगे है ना. इट इंक्लूड द ड्यूटीज टुवर्ड्स सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी एंड कॉस्मोस है ना. तो हमारा ड्यूटी क्या है, मतलब ये कॉस्मोस के लिए या तो हमारा सोसाइटी के लिए या तो फैमिली के लिए क्या ड्यूटी है. तो धर्म में ये बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं. धर्म इज द कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव. इट इज़ द व्हाट इज़ राइट डिपेंड्स ऑन वंस रोल. मतलब तुम्हारा रोल क्या है सोसाइटी में एज के हिसाब से. ओके, तुम्हारा स्टेजेस ऑफ लाइफ के हिसाब से, मतलब वर्णाश्रम धर्म 4 स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ है ना. हमारा लाइफ का 4 स्टेज है. तो वो स्टेज के हिसाब से तुम्हारा ड्यूटी क्या है, तो उसको पालन करना ही क्या होता है, धर्म होता है. नेक्स्ट क्या है, अर्थ. डेट मीन्स वेल्थ या तो प्रोस्पेरिटी या तो तुम्हारा प्रॉपर्टी है ना. अर्थ डेट मीन्स रेफर्स टू द परस्यूट और मटेरियल वेलबींग जो होता है. ओके, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो होता है, सक्सेस जो होता है, इसको बोला जाता है अर्थ. डेट मीन्स ये तुम्हारा ये वाला गोल क्या है. पहले गोल तो वो है मतलब मेरा धर्म या तो मेरा ड्यूटी को पालन करना मेरा फर्स्ट धर्म में आता है. अर्थ डेट मीन्स प्रॉपर्टी बनाना है ना, कि हम ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाएंगे, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो होता है ना, सक्सेस वगैरह, तो वो अर्थ के अंदर आएगा. नेक्स्ट आएगा काम. डेट मीन्स डिजायर, प्लीजर है ना. तो रेफर्स टू द परस्यूट ऑफ लव, प्लीजर, इमोशनल फुलफिलमेंट. ओके, एस्थेटिक एन्जॉयमेंट. तो इस टाइप का मतलब जो चीज़ें आता है वो काम के अंदर आता है. ओके, डिजायर, प्लीजर, ये सारी चीज़ें काम के अंदर आता है. नेक्स्ट आता है कि मोक्ष. तो मोक्ष जो कि हमारा एकदम लास्ट क्या है, लास्ट गोल है, जो कि मोक्ष. डेट मीन्स लिबरेशन, स्पिरिचुअल फ्रीडम.
मतलब ये जो बार्थ साइकिल है, बार्थ साइकिल से हमको निकल के एक स्पिरिचुअल फ्रीडम मिलना, गॉड के साथ एक क्या फील करना, मतलब वननेस फील करना, वही होता है मतलब हमारा लाइफ का मेन गोल, है ना, जो कि मोक्ष है। द हाइस्ट गोल माना जाता है इसको, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बार्थ और बार्थ एंड डेथ। ओके, तो ये संसार से मतलब जो फ्रीडम, तो उसको ही क्या बोला जाता है, मोक्ष माना जाता है। ओके, तो अचीव थ्रू द मेडिटेशन, रिनाउंसिएशन एंड एथिकल लिविंग। तो इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इसको अचीव कर सकते हैं हम किसके थ्रू, कि मेडिटेशन के थ्रू, रिनाउंसिएशन के थ्रू, या तो एथिकल लिविंग के थ्रू हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा 4 गोल्स ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ, है ना, आवर लाइफ। नेक्स्ट क्या है, श्रेयस एंड प्रेयस। तो सेकंड कंसेप्ट है श्रेयस एंड प्रेयस। श्रेयस एंड प्रेयस दो कंसेप्ट है। श्रेयस इट मीन्स क्या होता है, श्रेयस एंड प्रेयस आर द सेंट्रल टू इंडियन एथिक्स, स्पेशली इन द उपनिषदिक एंड वैदिक ट्रेडिशन। तो उपनिषदिक एंड वैदिक ट्रेडिशन में मतलब इसको ज़्यादा फोकस किया गया था। द प्रेजेंट they represents two divergent paths or the approaches to life and decision making। तो श्रेयस मतलब क्या होता है, श्रेय जो कि डिजायरेबल थिंग्स, हमको मतलब ये चाहिए, श्रेयस लॉन्ग टर्म प्लेजर देता है श्रेयस, ओके, अल्टीमेट गुड देता है हमको। और प्रेयस जो है ना वो मतलब हमको मोमेंट्री प्लेजर देता है, शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है प्रेयस। तो श्रेयस क्या है हम एक एक करके अभी देखेंगे। श्रेयस इट मीन्स गुड, अल्टीमेट गुड, लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो होता है, मतलब लॉन्ग टाइम हमको प्रॉफिट देगा, तो वो होता है श्रेयस। डेफिनेशन डेट विच स्पिरिचुअली बेनिफिशियल, ओके, लीड टू लिबरेशन, मोक्ष देता है हमको, एंड अलाइन विद द धर्म एंड सेल्फ रियलाइजेशन, हम इसके थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, श्रेयस होता है ऐसा। तो इसका कुछ नेचर है क्या, सटल, डिफिकल्ट होता है, ओके, ऑफन इन्वॉल्व्स इन डिसिप्लिन, रिस्ट्रेंट होता है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग होता है। और प्रेयस क्या होता है, प्रेयस मतलब हमारा जो कि प्लीजेंट होता है, शॉर्ट टर्म इमीडिएट प्लीजर देता है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। डेफिनेशन व्हाट that which is pleasurable or attractive in the short term, okay, satisfying desire and the senses, हमारा सेंसेस को या तो डिजायर को सेटिस्फाई करते हैं मोस्टली। ये क्या होता है, टेम्पोरेरी सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, उसके बाद एन्जॉयमेंट या तो वर्ल्डली सक्सेस के लिए होता है, और जो श्रेयस होता है वो स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए होता है, ओके, स्पिरिचुअल बेनिफिट होता है। और प्रेयस जो है ये हमको मतलब टेम्पोररी या तो वर्ल्डली सक्सेस देता है, ओके। अभी है कि वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, ये तो हो गया हमारा श्रेयस एंड प्रेयस। वर्णाश्रम धर्म, तो वर्ण धर्म एंड साधारण धर्म, नॉट वर्णाश्रम धर्म, सॉरी। तो वर्ण धर्म एंड साधारण धर्म, तो वर्ण धर्म एंड साधारण धर्म, वर्ण धर्म दैट मीन्स क्या होता है कि तुम्हारा कास्ट वाइज तुम्हारा धर्म या तो ड्यूटी क्या है, धर्म दैट मीन्स ड्यूटी, है ना। तो कास्ट वाइज वर्ण दैट मीन्स कास्ट कितना हो सकता है, हिंदू कल्चर के हिसाब से 4 कास्ट हो सकता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो उसके हिसाब से तुम्हारा जो ड्यूटी है तो उसको वर्ण धर्म बोला जाता है ना। और आश्रम साधारण धर्म डेट मीन्स यूनिवर्सल ड्यूटी, जो कि सबके लिए इक्वल है, सबको मानना पड़ेगा, उस टाइप का कंपलसरी ड्यूटी। द कंसेप्ट ऑफ द वर्ण धर्म एंड साधारण धर्म आर important elements in the traditional ethical thoughts, okay, particularly within the Hindu frameworks. They represent levels of ethical duty, one with the one that is special to an individual social and spiritual identity, and one that is universal to all human beings, है ना। तो एक जो है वर्ण धर्म जो है, तो यहाँ पे एक एक करके हम देखेंगे, जो कि ड्यूटीज बेस्ड ऑन योर कास्ट, ओके, तुम्हारा कास्ट के हिसाब से, तुम ब्राह्मण हो तुम्हारा ड्यूटी अलग होगा, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का अलग होगा, वैश्य हो वैश्य का अलग होगा, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र के लिए भी अलग होता है। तो ये जो धर्म है, सॉरी, वर्ण धर्म है, वर्ण धर्म डेट मीन्स कास्ट वाइज योर ड्यूटी, ओके। तो डेफिनेशन, वर्ण मीन्स द क्लास और द टाइप्स, एंड द धर्म डेट मीन्स ड्यूटी, है ना, तुम्हारा जो क्या है। सो वर्ण धर्म रेफर्स टू द ड्यूटीज प्रेस्क्राइब बेस्ड ऑन योर वर्ण,
ओके, सोशल क्लास क्या है तो उसके हिसाब से तो तुम्हारा ड्यूटी है। ब्रैक्समैन का ड्यूटी क्या है, मतलब स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल ड्यूटीज होता है ना, तो प्राइस्ट करना, टीचर्स बनना। उसके बाद क्षत्रिय का वॉरियर्स, जो लड़ाई वगैरह या तो रूलर्स बनना है ना, प्रोटेक्ट करना अपना स्टेट या तो कंट्री को प्रोटेक्ट करना, गवर्नेंस करना, जस्टिस को मेंटेन करना, तो ये होता है क्षत्रिय का। वैश्य का मतलब वो क्या होता है, मार्चेंट्स एंड फार्मर्स होता है वैश्य। दैट मीन्स जो क्या करता है, ट्रेड करता है, एग्रीकल्चरल, जो मतलब एग्रीकल्चर कैसे करना है, खेती वगैरह करना, वेल्थ क्रिएशन है ना, पैसा बनाना, तो इस टाइप का उन लोगों का ड्यूटी होता है। तो इसको माना जाता है वैश्यस। एंड शूद्रस दैट मीन्स लेबर क्लास, जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स होता है, तो उनका ड्यूटी है सर्विस टू द अदर क्लासेस। अदर 3 क्लास जो है उनको मतलब सर्विस प्रोवाइड करना इसका ड्यूटी होता है। तो ये वर्ण धर्म, डेट मीन्स अकॉर्डिंग टू योर कास्ट, ओके, तुम्हारा जो ड्यूटी है तो उसको ही मतलब वर्ण धर्म माना जाता है। और आश्रम धर्म, तो ये जो वो है वर्ण धर्म के बारे में कहाँ पे, फिलोसफी बेसिकली रोटेड इन द भागवत गीता एंड मनुस्मृति में बताया गया, व्हिच एम्फसाइजेस दैट द परफॉर्मिंग वंस ओन धर्म वेल इज बेटर देन डूइंग समवन एल्स पुअरली। मतलब गीता में बोला गया है, क्या बोला गया है यहाँ पर देखो, गीता का मेन ओरिजिनल कंसेप्ट है यहाँ पे, तो बेटर इज वंस ओन ड्यूटी, बेटर इज वंस ओन ड्यूटी स्वधर्म, ओके, दो इम्परफेक्टली परफॉर्म्ड देन द ड्यूटी ऑफ द अनदर वेल परफॉर्म। मतलब ये किस चीज़ का समझ लो, तुम्हारा धर्म है ब्राह्मण का, तो तुम ब्राह्मण का हो, तुम्हारा जो कास्ट है वो ब्राह्मण है, तो तुम अगर क्षत्रिय का काम करने जाओगे तो तुम परफेक्टली क्षत्रिय का काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा अंदर इनहेरेंटली जो धर्म है वो क्या है, ब्राह्मण क्वालिटी का है, तो क्षत्रिय क्वालिटी का काम तुम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ऐसा करो कि दूसरे का काम इम्परफेक्टली मत करो, खुद का जो कास्ट या तो क्लास है तो उसका ही काम मतलब परफेक्टली करो। तो वही बताया गया है गीता का श्लोक 3.35 में, ओके। मतलब तुम्हारा कास्ट के हिसाब से तुम्हारा काम तुम परफेक्टली करो, दूसरे के काम में मतलब टांग मत लड़ाओ, इस टाइप का बात बताया गया है कि दूसरे के काम तुम इम्परफेक्टली करोगे, तो इम्परफेक्टली करने से बदले तुम परफेक्टली खुद का काम करो, खुद का कास्ट के हिसाब से, तो ऐसा बोला गया है, ओके। नेक्स्ट है साधारण धर्म, डेट मीन्स यूनिवर्सल ड्यूटी, सबके लिए एक है, ओके। तो डेफिनेशन, साधारण धर्म मीन्स द कॉमन जनरल, और कॉमन और तो जनरल होता है, सो साधारण धर्म रेफर्स टू ड्यूटीज डेट आर यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बींग, सबके लिए मतलब इक्वल है, जो कि रिगार्डलेस ऑफ वर्ण, एज और जेंडर, मतलब यहाँ पर कोई वर्ण या तो जेंडर या तो एज के हिसाब से नहीं, ये मतलब सबके लिए इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अहिंसा, नॉन वायलेंस, ये सबके लिए इक्वल है। 20 साल के बच्चे के लिए जितना होगा 50 साल का बूढ़ा के लिए भी उतना होगा, है ना, मतलब सबके लिए इक्वली अप्लाई किया जा सकता है। अहिंसा, सत्य, ट्रूथफुलनेस, ये भी मतलब सबके लिए हो सकता है। अस्तेय, डेट मीन्स नॉन स्टीलिंग। उसके बाद क्या है, शोषम, डेट मीन्स प्योरिटी रखना, है ना, दया, कंपेशन। क्षमा, डेट मीन्स फॉरगिवनेस। उसके बाद क्या है कि धामा, डेट मीन्स सेल्फ कंट्रोल। तो इस टाइप का जो क्वालिटीज़ है या इस टाइप का जो ड्यूटीज़ है, ये किस टाइप का ड्यूटीज़ होगा, साधारण धर्म, डेट मीन्स यूनिवर्सल ड्यूटीज़ होगा, ये सारे यूनिवर्सल मतलब सबके लिए इक्वल है, सबके लिए एप्लीकेबल हो सकता है, तो इसको बोला जाता है साधारण धर्म या तो यूनिवर्सल ड्यूटीज़, ओके। तो समझ में आया स्वधर्म एंड साधारण धर्म, क्लियर। तुम लोगों को मैं PDF सेंड कर रहा हूँ, ये नहीं तो फिर बाद में नहीं मिलेगा, भूल जाऊँगा। उसके बाद और एक था ना, इससे पहले कौन सा किया था, वेस्टर्न एथिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, थोड़ा सा बाकी था। वेस्टर्न एथिक्स 3, ये क्या, वो PDF हो गया, वेस्टर्न एथिक्स का हो गया, इंडियन एथिक्स का थोड़ा सा हुआ है।
फिजिक्स है ये हो गया। उसके बाद में मीनिंग ऑफ साधना, साध्य एंड साधना। रुको एक सेकेंड, मैं सिलेबस को देखता हूँ, इसके बाद कौन सा पार्ट आएगा देखने को। क्वेश्चन 6 में धर्म, साधारण धर्म, ऋण रीता ये पहला आएगा, साध्य साधना ये बाद में आएगा। साध्य साधारण देखो, और अपूर्व एंड अदृष्टा, ऋण एंड योजना, कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी। ऋण एंड योजना, सत्य साधना का ये बात है ना। ऋण, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऋण, ओके। जेनेटिक्स 2। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ऋण। ऋण डेट मीन्स क्या है, डेब्ट है ना, तो कॉस्मिक डेब्ट। डेफिनेशन, ऋण लिटरली मीन्स द डेब्ट और द ऑब्लिगेशंस। ओके, इन इंडियन एथिक्स एवरी ह्यूमन बीइंग्स इज बोर्न विथ 3 समटाइम्स 5 ओके डेब्ट्स और द ऑब्लिगेशन। तो हम जो ह्यूमन बोर्न होते हैं, कभी कभी हम मतलब मोस्टली हम 3 ऋण लेके बोर्न होते हैं और समटाइम्स 5 ऋण लेके बोर्न होते हैं। डेट मस्ट बी रीपेड ड्यूरिंग वंस लाइफ, मतलब हमारा जो ज़िंदगी है, लाइफ है, तो इसके अंदर ये रीपे करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा बार्थ साइकिल, रीबर्थ साइकिल जो है वो बार बार चलता रहेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो, डिस्क्राइब द टेक्स्ट इन द तैत्तिरीय संहितास एंड द मनुस्मृति। तो इनमें मतलब ये ऋण का कंसेप्ट डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर देखो देवऋण, फर्स्ट है देवऋण, डेब्ट टू द गॉड्स। तो गॉड के ऊपर क्या ऋण है, क्योंकि गॉड ने हमको इतना अच्छा दुनिया दिया है, ये जगह दिया है, हमारा लाइफ दिया है, हमको इतना अच्छे से बनाया है, खाने पीने के लिए सामान दिया है ना। तो गॉड के लिए हमारा कुछ सेक्रीफाइस है, तो ऑब्लिगेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गॉड जो है, गॉड हमको इतना मतलब क्या दिया है, फैसिलिटी दे रखा है। तो इसके लिए हम क्या है, एक डेब्ट या तो ऑब्लिगेशन में है ना, डेब्ट में है, ऋण में है, तो उसको रीपे करने के लिए हमको क्या करना है, ये देवऋणों को रीपे करना है। तो रीपे थ्रू, देवऋण किसके थ्रू रीपे कर सकते हैं, योजना करके, सेक्रीफाइस या रिचुअल्स वगैरह करके हम देवऋण को रीपे कर सकते हैं। एक्नोलेजेस द डिवाइन फोर्सेस दैट सस्टेन लाइफ। ओके, नेक्स्ट है क्या, ऋषि ऋण। देवऋण को हम कैसे रिपे करते हैं, योजना वगैरह करके, सेक्रीफाइस करके, या तो रिचुअल्स वगैरह करके, पूजा वगैरह करके। ऋषि ऋण, ऋषि ऋण या तो सेगी ऋण भी बोला जाता है, डेब्ट टू द सेगी, जो रीपे थ्रू द स्टडी, प्रिजर्वेशन एंड द टीचिंग ऑफ द सीक्रेट नॉलेज। तो सीक्रेट नॉलेज वगैरह को टीचिंग करना। ओके, रीपे कैसे करोगे, तुम्हारा ये ऋषि के ऊपर तुम्हारा ऋण है, क्योंकि तुमने ऋषि या तो सेगी से तुमने कुछ सीखा है, तुम्हारा जो टीचिंग है वो तुमने सीखा है, टीचिंग लिया है, तो तुम्हारा अभी ऋण है कि वो ऋण को तुम कैसे रीपे करोगे, कि तुम दूसरे को सिखाओगे। ठीक है, तुमको जो नॉलेज मिला है सेगी से, तो वो सेगी का नॉलेज तुम दूसरे को सिखाओगे, तो वही होगा मतलब वे ऑफ रीपे। ओके, स्टडी करना, जो तुमने सीखा है उसको स्टडी करना, प्रिजर्वेशन करना एंड टीचिंग ऑफ द टीचिंग टू अदर्स। ओके, तो यह होता है मतलब ऋषि ऋण। नेक्स्ट आएगा पितृ ऋण, जो कि डेब्ट टू द एंसेस्टर्स, हमारा जो पूर्व जन्म का मतलब हम पूर्वज था, उनके लिए मतलब हमारा डेब्ट पितृ ऋण, क्योंकि उनके बाद हम क्या है, उनका ही हम एक जनरेशन है, मतलब उसके बाद हमारा जो एंसेस्टर्स है, पुराना हमारा जो एंसेस्टर्स है, तो वो मतलब हम किसके थ्रू हम जन्म लिया है, उनके थ्रू ही, मतलब उनसे ही हम आए हैं, है कि नहीं। तो इसलिए हमारा एक ऋण है, नहीं तो हम जन्म ही नहीं लेते, है ना। तो पितृ ऋण इसलिए मतलब हम एक ऋण में आते हैं। तो रीपेड थ्रू द क्या है, हाँ, रीपेड थ्रू
procreations and the performing of sadhana. Okay, ancestral rights वगैरह जो होता है ensures the continuity of the lineage and the respect for the family. मतलब क्या होता है, यह पितृऋण कैसे रीपे कर सकते हैं? रीपे करने का मेथड है कि तुम एंसिस्टर्स वगैरह के लिए तुम क्या करोगे, उसका जो आत्मा है उसके लिए तुम प्रार्थना वगैरह करोगे कि उसका आत्मा को शांति मिले, और साथ में और क्या करोगे, तुम नेक्स्ट जनरेशन को तुम क्रिएट करोगे। मतलब तुम्हारे बाद जो जनरेशन, मतलब नेक्स्ट जनरेशन को मतलब न्यू बॉर्न देना, न्यू बेबी बॉर्न कर देना, वो भी मतलब एक पितृऋण को हम रिपे कर सकते हैं उसके थ्रू। मतलब न्यू जनरेशन क्रिएट करना, तो वो भी मतलब एक पितृऋण का मतलब रिपे करने का वे है। ओके, नेक्स्ट है नंबर 4, नॉररिन, दैट मीन्स डेट टू द ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी नॉररिन रिपे इट बाय सर्विस टू अदर्स। ओके, सेवा दान, दैट मीन्स दूसरे को दान करना, सेवा करना करके हम नॉररिन रिपे कर सकते हैं, रिपे इट बाय सर्विस टू अदर्स। उसके बाद भूतरिन, भूतरिन क्या होता है, डेट टू नेचर, या तो क्रिएशर्स, क्रिएशन या तो नेचर के ऊपर भी हमारा ऋण होता है। रिपेड बाय प्रोटेक्टिंग नेचर, प्रोटेक्ट नॉट हार्मिंग द एनवायरनमेंट एंड लिविंग बींग्स। मतलब दूसरे लिविंग बींग्स या तो उनको प्रोटेक्ट करके, या तो नेचर को प्रोटेक्ट करके हम भूत ऋणों को क्या कर सकते हैं, रीपे कर सकते हैं। ओके, तो ये मेन 5 ऋण है। नेक्स्ट हमारा योजनास वगैरह है। योजनास वैदिक ट्रेडिशंस में योजना वगैरह के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि योजना क्या है। योजना मतलब यज्ञ बोला जाता है ना। दीज आर द रिचुअल सेक्रीफाइस परफॉर्म्ड विथ द ऑफरिंग लाइक घी, ग्रेन्स, ओके, सोमा, तो इस टाइप का चीज़ें इनटू द सेक्रेट फायर, अग्नि में मतलब फेंका जाता है, टू प्लीज द वेरियस डेटीज। ओके, मतलब ये योजना क्यों किया जाता है? एक्चुअली योजना करने का मेन रीज़न क्या है पता है, कि जब हमारे ऊपर क्या आता है, कुछ डिजास्टर्स वगैरह आता है। डिजास्टर्स मतलब कुछ दुर्योग वगैरह है ना, कि भूकंप आ गया, अर्थक्वेक, या तो तुम्हारा ज़्यादा फ्लड आ गया, या तो तुम्हारा बाढ़ आ गया है ना, क्या है वो कि तुम्हारा मतलब ज़्यादा बारिश आ गया है ना। तो इस टाइप का जो हमारे ऊपर नेचुरल कुछ डिजास्टर आता है, नॉन नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है। तो ये जो डिजास्टर वगैरह आता है ना, तब हम क्या करते हैं, पुराना दिन में हम मानते थे कि हमारा जो डेटीज है, मतलब जो देवतास है, देवतास अनसेटिस्फाई हो गया है हमारे ऊपर, इसलिए इस टाइप का मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह आ रहा है, मतलब इस टाइप का डिजास्टर वगैरह हमारे ऊपर आ रहा है। तो इसके लिए पुराना दिनों का आदमी जो है, वो लोग क्या करते हैं, वैदिक एंड उपनिषदिक टाइम पे, तो वो लोग योजनास करते थे, क्योंकि उन मतलब जो देवतास है, देवतास को मतलब सेटिस्फाई करने के लिए यह योजना वगैरह किया जाता था। जब देवता वगैरह अनसेटिस्फाई हो जाता, डिससेटिस्फाई हो जाता था, तब इस टाइप का प्रॉब्लम हमारे ऊपर आता था, और उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम यह योजना वगैरह करते थे। इस टाइप का लाइक घी, ग्रेन्स, या तो सोमा, इस टाइप का चीज़ें हम फायर में क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं ना, फायर में दे देते हैं, और क्या होता है, मतलब उसके थ्रू हमारा जो देवता है वो मतलब सेटिस्फाई हो जाता है, प्लीज हो जाता है। ओके, तो मेजर टाइप्स यहाँ पर क्या क्या है, मतलब अग्निहोत्रा, ओके, समय योजना, उसके बाद असंवेद योजना, राजस्व योजना, एंड पुत्र कामस्ती योजना। इस टाइप का बहुत सारी योजना का टाइप है। पंच महायोजना के बारे में भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अग्निहोत्रा। अग्निहोत्रा क्या है, डेली फायर ऑफरिंग, टिपिकली डन एट द सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे किया जाता है यह अग्निहोत्रा। उसके बाद सोमा योजना, जो कि ऑफरिंग ऑफ द सोमा जुइस टू गॉड्स लाइक इंद्र। ओके, तो इंद्र को मतलब सोमा जुइस दिया जाता है। ओके, उसके बाद क्या है कि असंवेद योजना, दैट मीन्स हॉर्स सेक्रीफाइस परफॉर्म बाय द किंग टू एसर्ट द सोवरेनिटी। तो ये किंग द्वारा मतलब हॉर्स सेक्रीफाइस किया जाता है, हॉर्स को मतलब बलि देता है, मतलब काटता है। ओके, इस टाइप का मतलब
असंवेद योजना माना जाता था। रजुष्य योजना टू मेक किंग मोर पावरफुल, तो किंग को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए क्या किया जाता था, रजुष्य योजना किया जाता था। ओके, किंग को ज़्यादा पावरफुल। उसके बाद क्या है, पुत्र कमेस्टी योजना, जो कि परफॉर्म्ड विद द डिजायर टू बिगेट द चिल्ड्रेन, मतलब फेमसली इन रामायण। तो ये कब किया जाता था, परफॉर्म विद द डिजायर टू बिगेट चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन बच्चा, न्यू बच्चा आने के लिए मतलब ये पुत्र कामेष्टि योजना किया जाता था। नेक्स्ट पंचमहाभूत योजना, पंचमहा योजना, द 5 ग्रेट सेक्रीफाइसेस, देव योजना, ऋषि योजना, पितृ योजना, नर योजना एंड भूत योजना, ये पंचमहा योजना से। देव योजना वर्शिप ऑफ गॉड्स, है ना, थ्रू रिचुअल्स एंड ऑफरिंग्स। ऋषि योजना स्टडी एंड टीचिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, ओके, ऑनरिंग सर्विस। उसके बाद पितृ योजना, दिट मीन्स रिचुअल्स फॉर एंसिस्टर्स, ओके। नेक्स्ट नर योजना, नर योजना क्या होता है, सर्विस टू फिलो ह्यूमन्स, जो कि हमको हेल्प करता है, हमारे साथ में काम करता है, तो उनको मतलब क्या करना, सर्विस, फिलो ह्यूमन्स इंक्लूडिंग गेस्ट वगैरह को मतलब क्या करना, सर्विस देना, हेल्प करना, ओके। उसके बाद क्या करना कि भूत योजना, इट मीन्स कोर एंड ऑफरिंग द एनिमल्स, नेचर एंड द एनवायरनमेंट, मतलब ये भूत योजना किससे, मतलब नेचुरल एनिमल्स को मतलब खाना वगैरह दे के, मतलब ये भूत योजना किया जाता है, ओके। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी, तो ड्यूटी का कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वगैरह है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ, आज इतने छोड़ते हैं, बहुत सारी क्लास लिया, आज कलर थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ड्यूटीज़ वगैरह को, तो ड्यूटीज़ का बहुत सारे कंसेप्ट है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये इंडियन इथिक्स को कंप्लीट करेंगे। चलो आज इतने में छोड़ते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।